हेलो दोस्तों, अब अपन राजनीतिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत का मैंने करवा दिया। अब बीए पार्ट फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, उस पेपर का नाम है भारतीय विचारक, मतलब इंडियन थिंकर्स। राजनीतिक के संदर्भ में भारतीय विचारकों की सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, राज्य से संबंधित हो गए, चाहे समाजवाद से संबंधित, चाहे लोकतंत्रवाद से संबंधित, शिक्षा में क्या महत्व है, लगभग उन थिंकरों के सभी पहलू जो राजनीतिक से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है मनु। मनु में क्या है कि मनु, शुक्र, कौटिल्य, ऐसे अधिकांश जो है जिससे जो टॉपिक्स होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं। तो मनु में अपन को क्या पढ़ना है कि मनु में धर्म से रिलेटेड बात करनी है कि धर्म किस प्रकार राज्य पर आधारित होता है और मनु में इसके क्या विचार है। ठीक है, मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए। ठीक है, देवी और सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति किस प्रकार मानी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था में दंड व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बारे में देखेंगे, मनु के विचार। उसके बाद परराष्ट्र नीति में मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध स्थापित होते हैं, मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से किस प्रकार संबंध या राज्य का विस्तार, वही परराष्ट्र नीति होती है। उसके अंतर्गत अपन दो चीज पढ़ते हैं, एक तो मंडल सिद्धांत और एक षटगुण नीति। उसके अलावा मनु में सामाजिक व्यवस्था भी होती है, जिसमें वर्णाश्रम, आश्रम, महिला स्थिति। देखो ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बस एक थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपने मन से भी इसको उतार सकते हो। मनु में ये सारे पहलू है, लगभग सारे पहलू पर अपन एक बार लगभग मनु का थोड़ा सा लंबा चलेगा, सारा ही अपन पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, जो आगे के जो अपन विचारक पढ़ेंगे, आगे जो अपन थिंकर्स पढ़ेंगे, उनको अपन को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कि अगर मान लो कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आ गया, तो अपन ने मनु का सप्तांग सिद्धांत पढ़ रखा है, तो उसमें क्या अंतर है अपन अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मनु को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मनु के बारे में डिटेल होगा, फिर उसके बाद लगभग शॉर्ट में ही टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं धर्म के बारे में। बात करते हैं अपन मनु में। ठीक है, भारतीय विचारक में मनु से रिलेटेड मैंने आपको जो बाहरी टॉपिक्स होते हैं, बाहरी पहलू होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मनु पे अपन क्या क्या अध्ययन करेंगे। उससे रिलेटेड अपन शुक्र व कौटिल्य, अर्थात इससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चंस आए तो अपन को एक समझ पैदा हो जाए कि इसके अंदर ये लिखना है। मनु में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। धर्म के बारे में मनु ने क्या कहा कि धर्म संस्कृत भाषा के द्वि धातु से मिलकर बना है, द्वि धातु से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है धारण करना। धारण करना, क्या धारण करना और कौन धारण करेगा। मनुष्य धारण करेगा, क्या धारण करेगा, सभी गुणों को धारण करेगा, सभी तत्व, नियम व व्यवस्थाओं को। देखो, सभी गुण, तत्व, नियम और व्यवस्थाओं को मनुष्य द्वारा धारण करना ही धर्म है। ये इसका अभिप्राय हो गया या इसका अर्थ हो गया। देन उसके बाद मनुष्य ने धर्म को राज्य से मनु ने धर्म को राज्य से जोड़ा, मतलब राज्य धर्म पर आधारित है। अब राज्य धर्म पर आधारित है तो राज्य में कोई दो वर्ग होते हैं, एक तो धर्म से रिलेटेड जो धर्म को मानने वाला, और एक धर्म का मतलब अवहेलना करने वाला जो धर्म को नहीं मानता है। उनको धर्म को मनवाने के लिए दंड व्यवस्था की गई है, जैसे मनु ने भौतिक गुण या भौतिक तत्व कहा है। ठीक है, धर्म का अर्थ मनु ने यहाँ पर कोई परलौकिक या आध्यात्मिक तौर पर नहीं किया है। मनु ने धर्म से रिलेटेड राज्य को जोड़ा है और राज्य की ही संकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, आपको धर्म के बारे में ये लिखना है। देन उसके बाद मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया कि राज्य के 7 अंग होते हैं। सबसे पहले राजा, स्वामी। राजा की जगह मनु ने स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। किसी राज्य की कल्पना राजा के बिना नहीं की जा सकती। राजा की स्थिति जो होती है, स्वामी की जो स्थिति होती है, सर्वोच्च स्थान पर होती है। जो सारे कर्तव्य हो गए, प्रशासनिक सारी शक्तियां हो गई, वो राजा में ही निहित होती है। उसके बाद मंत्री। यदि कुशल मंत्री नहीं होंगे तो राज्य का संचालन या राजा द्वारा किया गया राज्य स्थापित वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो कुशल मंत्री की आवश्यकता भी मनु ने इसमें बताई है। देन उसके बाद पुर का अर्थ हो गया किला या परकोटा या राजधानी। पुर इसलिए बताया मनु ने क्योंकि राज्य की जो सुरक्षा है या राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुर की व्यवस्था भी की गई है। देन राज्य के अंतर्गत राज्य ही
इन सभी का संचालन करता है। यदि राज्य ही नहीं होगा तो पूर्व मंत्री और स्वामी की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अर्थात राज्य की व्यवस्था की है, इसके अंदर राज्य की भूमि और जनता का जो निवास, मतलब जनता कहाँ निवास करेगी, राज्य में ही करेगी, और राज्य की भूमि राज्य में ही होगी। देन उसके बाद कोश एक महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण अंग है राज्य का, कि राज्य को संचालन किस प्रकार होगा, धन होगा तभी तो राज्य का संचालन होगा, और मनुष्य या जनता का कल्याण या जनता की जो रक्षा है वो भी कोश से ही की जाती है। दंड में इसमें सेना से रिलेटेड कही है कि राज्य में सेना की व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने स्थल सेना, जल सेना, हस्ती सेना और रथ सेना की व्याख्या की है, ठीक है। मित्र का मतलब यहाँ पर दोस्त नहीं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य हो गए, जो आस पड़ोस जो राज्य हो गए, उनसे किस प्रकार संबंध स्थापित करना, वो है मित्र के बारे में, ठीक है। ये हो गया सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। सबसे पहले स्वामी, राजा, ठीक है, फिर मंत्री, फिर पुर, फिर राज्य, कोश, दंड, मित्र। इसको आप 2 बार पढ़ोगे सीधा सीधा याद हो जाएगा। यही आपके उसमें कौटिल्य शुक्र से रिलेटेड आए तो भी आपका यही काम आएगा। कुछ अंतर होगा मैं उस समय बता दूंगा। देन उसके बाद मनु ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित देवीय सिद्धांत, एक देवीय सिद्धांत का अगर यदि क्वेश्चन आए तो देवीय सिद्धांत में क्या है, अभी इसका उल्लेख सबसे पहले है मनुस्मृति। मनु द्वारा लिखी गई जो कृति है मनुस्मृति, उसमें उसके जो 7वां अध्याय है, उस 7वें अध्याय में देवीय सिद्धांत का उल्लेख है। देवीय सिद्धांत है क्या, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, प्रारंभिक तौर पर किसी भी प्रकार का राजा नहीं था या कोई भी राज्य नहीं था। यहाँ पर सिर्फ असुरों का राज हुआ करता था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई दंड व्यवस्था नहीं थी, जनता यहाँ की दुखी थी। तो ईश्वर ने सृष्टि का उद्धार करने के लिए एक इंसान की उत्पत्ति है, एक इंसान का निर्माण किया, उसे राजा कहा गया। अर्थात मनु ने राज्य के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, राज्य के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। अब राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है तो ईश्वरीय गुण तो उसमें विद्यमान होंगे। उसके अलावा भी राजा अगर हो तो उसमें बहुत सारे आवश्यक गुण होते हैं। आवश्यक गुण के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि वो मादक पदार्थ का कोई भी सेवन ना करे, काम वासना में व्यसन ना हो, ठीक है, क्रोध ना आता हो। ऐसे बहुत सारे आवश्यक गुण आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो कि राजा अगर हो तो उसमें ये गुण नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद राजा को राज्य का केंद्र बिंदु माना है, ठीक है। ये होगा आपका राज्य, ये पूरा आपका राज्य हो गया, और ये बीच में जो बन रखा है वो हो गया राजा। मतलब केंद्रीय स्थिति राजा की होगी, राजा ही स्वामी होगा। और राजा के 8 तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब इसको देवीय सिद्धांत कहा है तो देवों के जो देवता हैं उनके गुण तो इसमें होंगे। इसमें कौन कौन से? सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि और चंद्र। ये 8 देवताओं का राजा में सम्मिलित, मतलब 8 तत्व राजा में सम्मिलित होना जरूरी है, या सम्मिलित होते हैं, तभी इसको देवीय सिद्धांत कहा जाता है। इनकी विशेषता है, इससे रिलेटेड जो इनके कार्य हैं वही राजा के कार्य माने गए, ये राजा के समान इसको माना गया है, ठीक है। ये होता है देवीय सिद्धांत। सिंपल सी बात वापस देख लो। सबसे पहले धर्म के बारे में बताया, धर्म मतलब धारण करना, क्या धारण करेगा वो भी बता दिया। राज्य धर्म पर आधारित है, कोई धर्म को नहीं मानेगा तो दंड व्यवस्था भी कर रखी है। सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड, मित्र, ये 7 आपको इसी सीक्वेंस में याद करने, नहीं हो तो सीक्वेंस ठीक है चल जाएगा। देन उसके बाद इसको आप अगर क्वेश्चन आवे तो फ्लो चार्ट बना के करना है। देन उसके बाद देवीय सिद्धांत से रिलेटेड, देवीय मतलब देवत्व गुण होना चाहिए। कौन से कहाँ पर उल्लेख है? मनुस्मृति में उल्लेख है 7वें अध्याय में। दूसरी बात, राज्य के स्थान पर राजा की उत्पत्ति की बात कही है, ठीक है। प्रारंभ में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो ईश्वर ने एक व्यक्ति का निर्माण किया जिसे राजा कहा गया, जिसमें 8 गुण विद्यमान है। राजा केंद्रीय स्थिति है, राजा के आवश्यक गुण जो राजा में गुण होने चाहिए आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। देन उसके बाद आती है दंड व्यवस्था। मनु के अनुसार दंड व्यवस्था किस प्रकार की थी? चाहे मनु के अनुसार हो या व्यवहारिक तौर पे अपन देख सकते हैं कि दंड व्यवस्था किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। अगर किसी भी देश या किसी भी राज्य में दंड जैसा कोई प्रधान या विधान नहीं हो तो मतलब दंड राज्य की जो स्थिति है वो शिथिल हो जाएगी, ये राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले राज्य के सर्वोच्च शिखर पर दंड को रखा गया है। राज्य की सर्वशक्ति दंड है। उसके बाद राज्य का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक, राज्य का अस्तित्व बनाने में दंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य की संपत्ति की रक्षा और समाज की रक्षा। अगर दंड होगा तो लोगों में भय होगा, और भय होगा तो वह गलत काम करने से रुकेंगे, इसलिए दंड व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग माना है, ठीक है। उसके बाद
महिलाओं को दंड कम। इसका अर्थ ये हो गया कि पुरुषों की तुलना महिलाओं को दंड, मतलब दंड की जो व्यवस्था थी वो कम थी, पुरुषों को अधिक दंड दिया जाता। ब्राह्मण के विशेष अधिकार, ब्राह्मण के विशेष अधिकार कैसे कि जो अन्य वर्ग हो गए, अन्य वर्ग में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको ज्यादा दंड दिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को विशेष अधिकार, ब्राह्मणों को इनकी तुलना में कम दंड दिया जाता था। मान लो किसी ब्राह्मण ने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, अगर हत्या कर दी तो ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उस राज्य से निर्वासन, अर्थात राज्य को छोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा। ये होता है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के विशेष अधिकार। देन अब दंड की प्रकृति किस प्रकार की होती है, दंड कैसे दिए जा सकते हैं? सिंपल, सबसे पहले समझाना बुझाना किसी व्यक्ति को जिसने दंड दिया, किसने कोई अपराध किया है, उसकी निंदा करना, उसको धन दंड अर्थात जुर्माना देना, शारीरिक यातनाएं देना, मृत्यु दंड की आदेश देना, जाति से अलग करना या जाति से पृथक करना, संपत्ति जब्त कर लेना उसकी, राज्य छोड़ने का आदेश या राज्य निर्वासन का आदेश देना, ये इसकी दंड व्यवस्था। आप दंड व्यवस्था को बिल्कुल सिंपल तौर में देख सके, दंड व्यवस्था होती है तो बहुत जरूरी है, क्या क्या काम होते हैं, चोरी वगैरह नहीं होगी, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। महिलाओं को कम दंड दिया गया पुरुषों की तुलना, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया गया, दंड की प्रकृति ये होती है। मनु से रिलेटेड ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इससे 2-3 बिंदु और है, उस पर अपन चर्चा करते हैं, फिर मनु खत्म हो जाएगा। मनु में अब अपन को बात करनी है कानून और न्याय व्यवस्था में, ठीक है। कानून और न्याय व्यवस्था में मनु क्या कहता है? कानून क्या कहता है कि कानून का निर्माण विधायिका से होता है, विधायिका। अब विधायिका को परिषद भी कहा गया है, मनु ने विधायिका को परिषद कहा है, परिषद से ही कानून का निर्माण होता है। अब कानून का निर्माण विधायिका करेगा तो विधायक में कौन कौन से लोग होंगे? वो लोग बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जिनको वेदों का अध्ययन होगा, वेदों के ज्ञाता होंगे या टीकाओं का अध्ययन इन्होंने किया होगा, ठीक है। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ही विधायिका का निर्माण करेंगे और विधायिका मिलकर ही कानून का निर्माण करेगी किसी राज्य में, ठीक है। उसके बाद कानून इस विधायिका के सदस्य के बारे में बता रखा है कि 10 सदस्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 सदस्य का अलग अलग है कि मतलब कानून वेदों का अध्ययन करना हो, मुख्य व्यवसायी हो, ठीक है, ये है इसमें, ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद एक और बात कही गई है कि राज्य में जो कानून का निर्माण है विधायिका तो करेगी या परिषद तो करेगी, परंतु अगर सामान्य जनता भी कानून का निर्माण कर सकती है। कैसे कर सकती है? संघीय संस्था के आधार पर। सामान्य जनता में कुलीन वर्ग हो गया या जो उच्च जाति के जो वर्ग हो गए, वो वर्ग भी एक संघीय संस्थाओं का निर्माण कर कानून का निर्माण कर सकती है। अब ये जो कानून का निर्माण करेगी उसका संचालन करना या उसका निर्वहन करना राजा के ऊपर डिपेंड होता है कि राजा उसको उस कानून की पालना सबको करवाए, ठीक है। ये कानून से रिलेटेड बात मनु ने वापस देख लो, विधायिका इसका निर्माण करेगी, परिषद को ही विधायिका कहा जाता है या विधायिका का नाम परिषद है। विधायिका में बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह होता है, 10 सदस्य होते हैं, जनता भी कानून का निर्माण कर सकती है संघीय संस्थाओं के आधार पर। ये आपको कानून व्यवस्था। देन उसके बाद आती है न्याय व्यवस्था। कानून के बाद न्याय व्यवस्था। न्याय में क्या होगा कि न्याय कौन करेगा? न्याय मनु के अनुसार न्याय राजा न कर एक ऐसा व्यक्ति करेगा जो पहली बात तो वो ब्राह्मण हो प्लस वेदों का ज्ञाता हो या निष्पक्ष जो न्याय करता हो। देन उसके बाद इसमें क्या होगा? प्रमुख या न्यायाधीश ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। इसमें शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, क्षत्रिय, ये न्याय करने में बाध्य है, मतलब ये न्याय नहीं करेंगे। न्याय करेगा वो ब्राह्मण करेगा और ब्राह्मण ही न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश के साथ 3 सदस्य और होंगे, मतलब ब्राह्मण के साथ 3 सदस्य मिलकर, ये चारों मिलकर न्याय व्यवस्था का संचालन करेंगे। देन उसके बाद राजा विवादों का निर्णय नहीं ले, मतलब राजा कोई भी विवाद हो गया उसका निर्णय राजा नहीं करेगा, अर्थात ब्राह्मण करेगा या न्यायाधीश करेगा, ठीक है। उसके बाद विवाद कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के विवाद की बात मनु ने कही है। पहला विवाद हिंसा। अगर कोई हिंसा के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे पहला हिंसा, मतलब किसी की मृत्यु कर दी, ठीक है, या किसी को परेशान कर दिया, शारीरिक परेशानी पहुंचाई, ये हिंसा। भूमि धन से संबंधित, मतलब कोई जमीन से संबंधित कोई विवाद आ गया, धन से रिलेटेड कोई मतलब अपराध आ गया, ठीक है, उससे रिलेटेड 2 विवाद की बात
मनु ने कही है। उसके बाद प्रमाण, यदि कोई न्यायालय में अगर मतलब कोई अपराध आया, ठीक है, उसके प्रति कोई सबूत, प्रमाण, दो प्रकार के प्रमाण मनु ने बताया, एक तो मनुष्य प्रमाण और एक दिव्य प्रमाण। मनुष्य प्रमाण में यह आ गया जैसे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं कर, लिखित साक्ष्य मतलब लिखा हुआ कोई एविडेंस दिखाते हैं ना अपन, सबूत वगैरह, सबूत कह सकते हैं इसको, वो सबूत हो गया, वो मनुष्य प्रमाण में आ गया। अब लिखित में मनु ने यह भी कहा गया कि अगर जबरदस्ती लिखाया गया है या जबरदस्ती लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तो वो मान्य नहीं होगा। दिव्य प्रमाण में कि मतलब ये जो सन्यासी हो गए, सेवक हो गए, अगर उनके जो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको माना नहीं जाएगा, ठीक है। अगर स्त्री कोई अपराध करती है तो स्त्री के समक्ष जो उसका सबूत पेश करेगा वो स्त्री ही पेश करेगी। और एक और बात कही गई है, अगर ब्राह्मण से संबंधित अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति आके वहाँ कोर्ट में या न्यायालय में जाके अगर गवाही दे या सबूत पेश करे तो उसको सर्वाधिक मान्य मानेंगे, ठीक है। ये हो गया न्याय व्यवस्था में। वापस देख लो, न्याय व्यवस्था कौन होगा, ब्राह्मण मुख्य होगा, 3 सदस्य की कमेटी होगी, राजा निर्णय नहीं ले सकता, कौन से विवाद है, हिंसा संबंधी, भूमि व धन संबंधी, ठीक है। जो प्रमाण होते हैं या सबूत होते हैं कैसे, एक तो मनुष्य का प्रमाण और एक दिव्य संबंधित प्रमाण, ठीक है। ये आपका न्याय व्यवस्था और ये आपकी कानून व्यवस्था। मनु से रिलेटेड 1-2 टॉपिक और बचे हैं, 1-2 बिंदु और बचे हैं, फिर अपन मनु को खत्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मनु से रिलेटेड या मनु में उसमें परराष्ट्र नीति पढ़नी है अपन को। परराष्ट्र नीति में एक तो मंडल सिद्धांत आता है, ठीक है, और एक 60 गुण नीति, मतलब 6 नीतियाँ कौन सी है। सबसे पहले परराष्ट्र नीति होती क्या है। परराष्ट्र नीति के अंतर्गत अभी तक जो भी अपन ने विशेषताएं पढ़ी, चाहे न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई या सप्ताह सिद्धांत देखे, वो सभी राज्य के आंतरिक पक्ष के और देखे, ठीक है। लेकिन मनु ने आंतरिक पक्ष के अलावा बाहरी पक्ष का भी उल्लेख किया है। कैसे कि यदि राज्य का विस्तार किया जाए तो राज्य के विस्तार में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, उस परिस्थिति को किस तरह उसका निपटारा किया जा सकता है, या मैत्री संबंध स्थापित करना, मतलब राज्य का विस्तार हो या तो युद्ध करो या उसका मैत्री संबंध स्थापित करो, ठीक है। उससे रिलेटेड ये परराष्ट्र नीति आती है, यही परराष्ट्र नीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही परराष्ट्र नीति का उल्लेख है, ठीक है। अब परराष्ट्र नीति में एक तो मंडल सिद्धांत आता है और एक आता है षटगुण नीति। मंडल सिद्धांत में देखते हैं, मंडल सिद्धांत में ये हो गया राज्य के विस्तार से संबंधित, दोनों ही जो नीतियां हैं या दोनों ही सिद्धांत हैं वो दोनों ही राज्य के विस्तार से संबंधित है। मंडल सिद्धांत में पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली आती है, वो देखते हैं। शब्दावली में विजिगीषु का अर्थ ये हो गया कि जो राजा मतलब विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ये राज्य के विस्तार करने की इच्छा रखता हो, उसे क्या कहा जाएगा, विजिगीषु कहा जाएगा, ठीक है। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इच्छा वाला राज्य या राजा। देन उसके बाद अरि होता है शत्रु। उसके बाद होता है पाषाण ग्रह होता है पीछे का शत्रु। ये अभी मैं इस चार्ट इस मतलब ये जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा और समझ में आ जाएगा। आप इसको देखो पहले शब्दावलियों को। विजिगीषु हो गया विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला राजा या राज्य। अरि हो गया शत्रु। पाषाण ग्रह अगर आ जावे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी रखे हैं। शत्रु, पीछे का शत्रु। आक्रांता हो गया शत्रु का शत्रु। अब ये जो शब्द है उसको देखो आप स्वाभाविक तौर पे ये तो जानते हो कि शत्रु का शत्रु शत्रु ही होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है। लेकिन यदि शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, ध्यान रखना, शत्रु का मित्र मतलब मेरा दोस्त है तो मेरा दोस्त तो दोस्त ही होगा, लेकिन मेरे शत्रु या मेरे दुश्मन का दोस्त तो मेरा तो दुश्मन ही होगा। उसी के आधार पर अपन को ये मंडल सिद्धांत देखना है। देखो सबसे पहले बीच में विजिगीषु राजा, मतलब ये हो गया विजय प्राप्त करने वाला राजा। अब विजय प्राप्त करेगा, इसको राज्य का विस्तार करना है, ठीक है। अब विस्तार किस प्रकार करेगा, पहले अगर आगे की ओर अगर विस्तार करेगा तो सबसे पहले उसकी सीमा पर लगा हुआ ये हो गया राज्य, उसकी सीमा पर लगा हुआ जो राज्य है वो कहलाएगा अरि। और अरि का अर्थ मैंने यहाँ पर बता दिया शत्रु, ठीक है। ये शत्रु पहले इससे निपटेगा, फिर उसके आगे का जो राज्य हो गया, उसके आगे की राज्य जो सीमा होगी वो होगा इस विजिगीषु राजा का मित्र, मतलब इसका शत्रु हो गया। इसको अरि शत्रु भी लिख सकते हैं, विजिगीषु का मित्र। ध्यान से समझना ये मंडल सिद्धांत हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान चूका बिल्कुल
उल्टा सीधा हो जाएगा। वापस देख लो, विजिगीषु राजा हो गया, उसके पास वाला जो सीमा पर लगा हुआ है राज्य वो हो गया उसका शत्रु राज्य, उसके पास वाला जो राज्य हो गया वो हो गया विजिगीषु राजा का मित्र, ये हो जाएगा इसका मित्र। फिर उसके जो आगे लगा हुआ हो गया वो इस विजिगीषु राजा का शत्रु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अरि का मित्र है, मतलब शत्रु का मित्र क्या हो जाएगा, इसका तो शत्रु का मित्र, इसका तो शत्रु ही होगा ना। ये इसी सीक्वेंस में आगे चलता रहेगा। वापस देख लो, विजिगीषु राजा इसका शत्रु, फिर विजिगीषु राजा का मित्र, फिर इसका शत्रु। ठीक है, इसी प्रकार इसमें पीछे की ओर चलते हैं। ये तो आगे की ओर, ये पीछे की ओर। पीछे की ओर सीमा लगा हुआ, जैसे ये आगे की ओर शत्रु है वैसे ही पीछे की ओर सीमा जो लगी हुई राज्य की है वो भी शत्रु कहलाएगी। लेकिन उसको क्या कहा जाएगा, पाषाण ग्रह, पाषाण ग्रह कहा जाएगा जो पीछे की ओर शत्रु है। देखो ये लिख रखा है, पीछे का शत्रु। ठीक है, विजिगीषु राजा के पीछे का शत्रु या पीछे का राज्य। अब सेम आगे का प्रोसेस पीछे आ जाएगा। अब इसके जो सीमा लग रखा है वो आक्रांता, आक्रांता हो गया विजिगीषु राजा का मित्र, इसका मित्र हो जाएगा आक्रांता, सॉरी आकांदा, ये लिख रहा है आक्रांता। शत्रु का शत्रु, शत्रु का शत्रु मतलब हो गया कि ये इसका शत्रु और ये इसका शत्रु। ठीक है, इसके शत्रु ये है और ये इसका शत्रु हो गया। वापस देखो इसको, पाणिश ग्रह मतलब क्या हो गया, इसके पीछे वाला हो गया। देन उसके बाद एक सेकंड ना होल्ड करना, ये देखो वापस विजिगीषु राजा के आगे का जो सेट हो गया वो तो हो गया शत्रु, उसके आगे हो गया शत्रु का मित्र, मतलब इसका मित्र, राजा का मित्र। उसके आगे ऐसे सीरीज चलती रहेगी। इसके पीछे जो विजिगीषु राजा का जो पीछे का जो है राज्य वो हो गया विजिगीषु राजा का शत्रु, उसको कहते हैं पाणिश ग्रह। अब इसके आगे मित्र होगा, उसको कहेंगे आक्रांता। ठीक है, उसके आगे पाणिश ग्रह सार, मतलब पाणिश ग्रह का मित्र। ठीक है, ये इसका मित्र हो जाएगा। देन आक्रांता सार, ये इसका मित्र हो जाएगा, मतलब ये राजा का भी मित्र ये हो जाएगा। आप इसको एक बार वापस देख लो, मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत में कुछ शब्दावलियां है राज्य विस्तार से संबंधित है। विजिगीषु, अरि, पाणिश ग्रह और आक्रांता, केवल ये शब्दावली क्लिष्ट है, बाकी समझने में बिल्कुल सिंपल है। मेन राजा बीच में हो जाएगा, आगे का उसके शत्रु, पीछे का शत्रु। ठीक है, उसके आगे और चलेंगे तो राजा का मित्र, उसके पीछे और चलेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला आक्रांता, ये राजा का मित्र। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, ये होता है मंडल सिद्धांत। देन इसके बाद षड्गुण नीति आती है। षड्गुण नीति के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 6 नीतियां। अगर राज्य से संबंधित या राज्य विस्तार से संबंधित कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कौन कौन सी नीति अपनानी चाहिए कि राज्य का विस्तार हो जाए, उससे संबंधित ही है राज्य से संबंधित नीतियां। उसमें सबसे पहले संधि, किसी राज्य का अगर विस्तार करना है तो अगर सामने वाला अगर शक्ति समान हुई तो उससे संधि कर लो, असमान हुई तो भी संधि कर लो। ठीक है, उसके बाद विग्रह युद्ध, अगर आगे वाला जो शक्तिशाली है वो कमजोर, आगे वाला जो राज्य है वो कमजोर है तो उससे युद्ध कर कर अपने राज्य में मिला लो उस राज्य को। फिर यान, विग्रह का ही एक अंग यान है, लेकिन ये इससे थोड़ा एक स्तर ऊपर है, इसको वास्तविक आक्रमण कहा जाता है। ठीक है, आसन, आसन मतलब अल्पकाल। आपने वो अलाउद्दीन खिलजी का तो सुना ही होगा, जो उसने क्या किया था कि मतलब किले के बाहर बहुत सारे महीने वहाँ पर ही रुक गया था। ठीक है, अल्पकाल, आसन, बैठ गया था पर, तटस्थ हो गया था। इससे क्या होता है कि पहली बात ये है कि सेना का खर्चा, सेना का जो व्यय होता है वो कम होता है, खर्च बचता है। ये अल्पकाल उदासीन नीति। ठीक है, आसन की नीति। उसके बाद द्विवेदी भाव, द्विवेदी भाव का मतलब सेनाओं को 2 भागों में बांट देना। एक तो सेनापति संग युद्ध में भेज देना, ठीक है, और दूसरी जो सेना का भाग बांटा है वो राज्य की सुरक्षा या राज्य की देखभाल के लिए रख देना पीछे। उसके बाद आता संश्रय, आश्रय, शरण और सहायता। ये इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि यदि आगे शत्रु शक्तिशाली है तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपन को भी ऐसे बलवान शक्तिशाली राजा की सहायता लेनी पड़ेगी। ये हो गया संश्रय। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा टफेस्ट है। परराष्ट्र नीति का अर्थ ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाए, ये राज्य का विस्तार किस प्रकार स्थापित किया जाए, उससे संबंधित 2 है। एक तो मंडल सिद्धांत और एक
षटगुण नीति। मंडल सिद्धांत में बीच में राजा मान लो, राजा के पीछे और राजा के आगे जो राज्य लगे हुए हैं, वो राज्य लगे हुए दोनों ही शत्रु होंगे, ठीक है। उन शत्रु के पास में जो लगा हुआ है पीछे की ओर, उसे आक्रांता जो राजा का मित्र होगा, और इसके आगे का जो लगा हुआ है राज्य वो राजा का मित्र होगा, ठीक है। ये लिख रहा है, ऐसे ही सीक्वेंस चलती रहेगी। बस इस प्रकार का ही आपको अगर मंडल सिद्धांत आया तो कोई इस तरह का मतलब बना देना है, ठीक है। ये परराष्ट्र नीति है। इन शब्दावलियों में थोड़ा ध्यान देना है, शब्दावलियाँ। षटगुण नीति में ये 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग इन नीतियों को अपनाकर अपने राज्य का विस्तार किया जा सकता है। ये आपका मनु लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आता है राज्य के कार्य, राजा के कार्य, ठीक है। अब वो अपन एक साथ पढ़ेंगे, तीनों के लगभग सिमिलर। शुक्र हो गया, कौटिल्य हो गया या मनु हो गया, उनसे रिलेटेड एक साथ ही में राजा के कर्तव्य हो गए या राज्य के कार्य हो गए, ठीक है। उससे रिलेटेड अपन आगे देखते हैं। मनु के बाद अब अपन को बात करनी है कौटिल्य पर। लगभग देखो मनु, शुक्र और ये कौटिल्य लगभग सेम आते हैं, लेकिन फिर भी जो अंतर है वो अपन देख लेते हैं। कौटिल्य, इसकी विष्णुगुप्त कौटिल्य जो अर्थशास्त्री इनकी पुस्तक का नाम है। ये 15 अधिकरण या 15 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। इससे रिलेटेड राज्य की उत्पत्ति, मनु में राज्य की उत्पत्ति मानी थी देवीय सिद्धांत के आधार पर, और यहाँ पर संविदा सिद्धांत। संविदा का मतलब हो गया समझौता। आप सिंपल से तौर पे समझो कि वो का वही आपको लिखना है कि प्रारंभिक में राज्य की स्थिति या देश की स्थिति कैसी थी, बहुत भयंकर थी, दयनीय थी, कोई दंड व्यवस्था, कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। सेम वहाँ पर प्रारंभ में अत्याचार होते थे, हिंसा थी, कलह या दयनीय स्थिति थी, ठीक है। और मत्स्य न्याय का प्रभुत्व था, मत्स्य न्याय का प्रभुत्व या मत्स्य न्याय का बोलबाला था। फिर मनुष्य ने क्या कहा, मनुष्य ने मनु को अपना राजा चुना, और राजा चुनने के बाद राजा की जो कर्तव्य व नियम पालन करने की एक शपथ खाई। उसके बदले राजा क्या करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। देखो, राजा की आज्ञा की पालन के बदले राजा जन धन की रक्षा करेगा, ठीक है। ये राजा ने शपथ करी। देन उसके बाद संविदा सिद्धांत का अर्थ होता है समझौते पर आधारित, मतलब राजा और मनुष्य के मध्य एक समझौता हुआ, तभी राज्य की उत्पत्ति हुई। अब इसको और देख लेना, सिंपल है। पूर्व में जो लिखा रखा है या पूर्व में समझा रखा है देवीय सिद्धांत, थोड़ा सा अलग है, लगभग ऊपर का जो पोर्शन आएगा वो सेम ही है। उसके बाद आता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत भी मनु से रिलेटेड है, उसमें भी ऐसा ही है। वहाँ पर स्वामी था, यहाँ पर स्वामी है, यह राजा है, ठीक है। सर्वोच्च स्थान राजा का होता है, राज्य की कल्पना राजा के बिना नहीं कर सकते। अमात्य, वहाँ पर मंत्री शब्द था, यहाँ पर अमात्य हो गया, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, प्रमुख अधिकारी, वो अमात्य अर्थात मंत्री परिषद। जनपद, वहाँ पर राज्य था, यहाँ पर जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद दुर्ग, वहाँ पर था पुर, यहाँ पर दुर्ग, वही बात है, पुर दुर्ग परकोटा राजधानी एक ही होता है, ठीक है। कोश, दंड सेना और मित्र, इनके बारे में एक एक दो लाइन आप अपने स्वयं से पढ़ लेना। हालांकि मैंने इसमें बता दिया मनु से रिलेटेड, पहले वही बातें इसके अंदर आएगी, कोई अलग से इसमें नहीं बताना है। उसके बाद कौटिल्य का प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जा सकता है, पूछा जा भी रखा है। प्रशासनिक व्यवस्था में अपन को क्या करना है, प्रशासनिक व्यवस्था सेम का सेम वही है कि किसी राज्य के संचालन के लिए उसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। उसके जो योगदान होने, मतलब राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, और अधिकारियों पर भी नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ पर राज्य में कौटिल्य के अनुसार राज्य के बहुत सारे विभाग हैं और विभाग के बहुत सारे अध्यक्ष हैं, ठीक है। उनमें कुछ मेन लिखे हैं जो 2-2 नंबर में पूछ सकते हैं। अंतर्वेक्षक, सिंपल सा 2 नंबर में सिर्फ लिखा हुआ आ गया अंतर्वेक्षक, तो आप क्या कहोगे, प्रशासनिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार ये अंगरक्षक है। अंगरक्षक कौटिल्य के अनुसार राज्य में अंगरक्षक पुरुष के साथ साथ महिला भी होती थी, ध्यान रखना, ठीक है। सन्निधात्री मुख्य कोषाध्यक्ष, जो कोष होता था उसका जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था सन्निधात्री, ठीक है। दंडपाल सेना अध्यक्ष, पौर
नगर का प्रधान। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो थोड़ी क्लिष्ट लगती है, समझने में थोड़ा अलग से लगता है, तो आप इसको देख लेना। प्रशासनिक व्यवस्था की ये मुख्य अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इनको ऐसे कहा सकते हैं जो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थंकरों या 18 तीर्थों का उल्लेख है, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखे। उसके बाद प्रशासनिक में कुछ इकाइयाँ होती है, इसमें चक्र सबसे प्रमुख इकाई, चक्र जो प्रांत का काम करती है, या प्रांत चक्र को प्रांत कहा जाता है, ठीक है। विषय, जिले, जिला, स्थानिक, ये 800, 400, 200, 100, इसको ध्यान रखना, ये गाँव के समूह है। 800 गाँव के समूह को कहा जाता है स्थानिक, 400 गाँव के समूह को कहा जाता है द्रोणमुख, 200 गाँव के समूह कहा जाता है खारवटिक, और 100 गाँव के समूह कहा जाता है संग्रहण। प्रशासनिक व्यवस्था में आप इतने से, और आप थोड़ा सा और देख लेना, ठीक है। ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था अर्थशास्त्रीय कौटिल्य के अनुसार। उसके बाद न्याय व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आ भी रखे। न्याय व्यवस्था 2 न्यायालयों का इसमें उल्लेख है। बाकी जो न्याय व्यवस्था जो मैंने उसमें मनु में लिखा रखी है, उससे रिलेटेड भी बात आप इसमें लिख सकते हो। इसमें क्या है कि न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख रखा है, एक तो धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधनीय न्यायालय, ठीक है। 2 न्यायालय, धर्मस्थल न्यायालय और कंटक शोधनीय। उसके बाद इसका जो इसमें होते हैं दीवान, ये दीवानी न्यायालय भी कहलाते हैं, ये फौजदारी न्यायालय भी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख होता है धर्मस्थल न्यायालय, दीवानी न्यायालय का, उसको कहते हैं व्यवहारिक 2 नंबर में व्यवहारिक भी आ सकता है। और यहाँ का कंटक शोधन का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है प्रतिष्ठा। धर्मस्थल न्यायालय में चोर डकैती संबंधी, मतलब जो सिंपल अपराध हो गए, जो व्यक्ति से व्यक्ति बनाम व्यक्ति जैसे जो अपराध होते हैं, वो धर्मस्थल न्यायालय में सुने जाते हैं, इसमें अपील की जा सकती है। राज्य बनाम राज्य, जो बड़े मुद्दे हो गए, बड़े विवाद हो जाते हैं राज्य के, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, तो यहाँ पर के जो मामले होते हैं वो कंटक शोधन में सुने जाते हैं। कौटिल्य में लगभग आप इसको देख लेना, और मनु मैंने इसलिए विस्तृत पढ़ा है क्योंकि आप जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या अधिकांश सिमिलर है। अब जैसे कौटिल्य का मान लो परराष्ट्र नीति पढ़ेंगे, उसमें मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे, या क्या नाम है षटगुण नीति पढ़ेंगे, तो जो मैंने मनु में पढ़ाई लगभग ऑलमोस्ट क्या मेरे हिसाब से सारे ही सेम है। तो आप अगर वहाँ पर अगर आपने समझ लिया, अगर वहाँ मान लो कि कौटिल्य की परराष्ट्र नीति आ गई, या कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आ गया कौटिल्य के अनुसार, तो आपको क्या करना है, जो मनु में लिखा है वहाँ की मनु की जगह आपको कौटिल्य नाम लिख देना, ठीक है। बाकी सेम टू सेम वो का वही है। ये आपका कौटिल्य पूरा क्या क्या बताया मैंने, अर्थशास्त्र एक पुस्तक बताई, राज्य की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, समझौते के आधारित, कौन समझौता, राजा और मनुष्य के बीच में समझौता, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में वो का वही है, यहाँ मंत्री की जगह अमात्य आ गया, राज्य की जगह जनपद आ गया, पुर की जगह दुर्ग आ गया, बाकी एज इट इज साथ के साथ, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में ये देख लेना आप, और ये न्याय व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। मनु पढ़ लिया, कौटिल्य पढ़ लिया, यदि ये अगर आपको समझ में आ गए तो शुक्र में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर शुक्र से रिलेटेड इसके अदर भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। शुक्र में सबसे पहले इसमें 4 विधाएं बता रही कि ये शुक्र में 4 विधाएं कौन सी होती है, आन्वीक्षिका, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। दंड नीति मैंने यहाँ पर अलग से किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ भी रखा और आ सकता है वापस। आन्वीक्षिका न्याय शास्त्र वेदांत के विषय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। त्रयी मतलब 3, धर्म अधर्म कामना और मोक्ष से संबंधित त्रयी। वार्ता के अंतर्गत अर्थ और अनर्थ जैसे विषय जो हो गए वो वार्ता में आते हैं। दंड नीति में न्याय और अन्याय की बात करनी है अपन को। न्याय व अन्याय से संबंधित जो विषय वो दंड नीति के अंतर्गत आते हैं। शुक्र ने दंड नीति पर विशेष बल देते हुए दंड नीति पर क्या बताया कि शुक्र के अनुसार दुष्टों का दमन करना ही दंड होता है। मतलब दुष्टों का अगर दमन कर दिया गया तो वह दंड का रूप ले लेगा, ठीक है, वही दंड है। राजा दंड रूप और राजा की नीति दंड नीति कहलाती है, ठीक है। इसमें आप देख लेना, ज़्यादा कोई सिंपल, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय व राज्य के मध्य अंतर। शुक्र ऐसा विचारक है प्राचीन भारत से लेकर अभी तक, उसने राष्ट्रीय और राज्य को दोनों को अलग अलग बताया। किस प्रकार, जैसे राष्ट्र अगर यहाँ पर संप्रभुता, सिंपल सा देख लो आप, जहाँ पर संप्रभु विहीन हो वो तो राष्ट्र हो गया, और वहाँ पर जहाँ पर संप्रभुता हो जाएगी वह राज्य कहलाएगा, वो भूखंड, ठीक है। इन दोनों में ये अंतर है, आप
इसको भी देख लेना। शुक्र से रिलेटेड लगभग इतना ही है, फिर आप इसमें और अपनी सीरीज में देख सकते हो, ठीक है, कि आप कोई बुक वगैरह हो तो उससे भी आप अपनी देख सकते हो। मैंने मनु, कोटली, शुक्र ये लगभग ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। समय की सीमा को समझते हुए अब मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड आप अपने स्वयं से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी 2-4 दिन लगभग है मेरे साथ, तो शायद 29 तारीख को है एग्ज़ाम, शायद, मुझे अभी पूरा आइडिया नहीं है। फिर लगभग रोज़ एक 2 भी करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर भी कोई तकलीफ आती है, कोई जानकारी और लेनी है, किसी टॉपिक के बारे में और जानना है, ठीक है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो। लगभग जैसे राजा राम मोहन राय में शिक्षा से रिलेटेड बात कर लेना, ठीक है, सामाजिक सुधार से रिलेटेड इसमें देख लेना। राजा, कार्य क्षेत्र व नियंत्रण, इसके अंतर्गत क्या करना आप कि शुक्र आ जाए, चाहे कौटिल्य आ जाए, चाहे मनु आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको इन तीनों को देखकर एक सिमिलर इनकी विशेषताएं लिखनी नहीं, ठीक है। राजा के कार्य क्या क्या होते हैं, लगभग राजा के कार्य सब सेम ही होते हैं, क्या कौन अलग अलग बताएगा। और उस पर नियंत्रण, राजा पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं, वो आप अपने से देख लेना और एक साथ ही लिखना, ताकि तीनों में से कोई भी आ जाए, लिखना आपको वही है। लोकमान्य तिलक जी के बारे में देख लेना, अंबेडकर जी के बारे में देख लेना थोड़ा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण प्रकाश और दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वैसे मैंने बता दिया कि नंबर मेंशन कर रखे हैं, तो आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।